बृहस्पति सूत्र में आपका स्वागत है। मेरा नाम मयंक है। हम बात करने वाले हैं एएनआई और मोहक मंगल के जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उसके ऊपर, और मैं लाइव चैट को भी मॉनिटर करता रहूँगा। आ, तो जो एएनआई और मोहक मंगल का जो अभी किस्सा चल रहा है और जिसको लोग फ्री स्पीच से भी कनेक्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ कि करंट स्टेटस क्या है। तो मोहक मंगल एक प्रोमिनेंट यूट्यूबर है, कुछ 40 लाख से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं, काफ़ी फेमस यूट्यूबर है। और एएनआई एक न्यूज़ एजेंसी है। ये कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, ये एक न्यूज़ एजेंसी है जो न्यूज़ मटेरियल कलेक्ट करती है सारी दुनिया से। इनके जर्नलिस्ट्स, इनके रिपोर्टर्स ऐसी जगहों पर भी जाते हैं जहाँ कोई जाना नहीं चाहता, जहाँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है, और ये वहाँ जाकर कवरेज लेते हैं, फुटेज बनाते हैं, एंड देन ये उसको प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स को। और एएनआई जो इन चीज़ों को, उन न्यूज़ चैनल्स को प्रोवाइड करता है, तो उसके बदले में वो उनको कुछ लाइसेंसिंग फ़ीस देते हैं, कुछ पैसे देते हैं। तो मोहक ने रिसेंटली एक वीडियो रिलीज़ किया जिसमें उसने एएनआई को कॉपीराइट इश्यूज का मिसयूज़ करने के लिए उसने उसको एक्यूज़ किया। मोहक का कहना था कि एएनआई ने उसके वीडियोस पर कॉपीराइट स्ट्राइक्स दी हैं। और कॉपीराइट स्ट्राइक्स क्या होते हैं, अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता है तो मैं इसको भी आगे क्लियर करने वाला हूँ कि कॉपीराइट क्या है, कॉपीराइट स्ट्राइक क्या है। तो अगर आपके चैनल पर 2 स्ट्राइक आ जाती हैं तो आपका चैनल बहुत ज़्यादा डेंजर में है, क्योंकि अगर तीसरी स्ट्राइक आ गई और वो स्ट्राइक अप्रूव हो गई तो आपका चैनल डिलीट हो जाता है, सारा मटेरियल आपके चैनल में से डिलीट हो जाता है। तो एएनआई ने मोहक से डिमांड की कि वो 40 लाख रुपीस, 40 लाख रुपए उनको दें। और ये एक तरह से उसने उनको एक्यूज़ किया फॉर एक्सटॉर्शन, कि ये वसूली कर रहे हैं। देन उसके बाद मोहक ने अपने उस वीडियो में कुशल मेहरा, जो कि एक और प्रोमिनेंट यूट्यूबर है, उनके कुछ अराउंड 1.25 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, उनको उन्होंने साइट किया, उनकी हेल्प उन्होंने मांगी, क्योंकि उनका कहना था कि ये मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर अटैक है। तो उसके लिए वो हेल्प मोहक ने उनसे मांगी। और कुशल इस सारी इवेंट से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, उनको ऐसा लगा कि मुझे बिना बात के ज़बरदस्ती में लपेट लिया गया है। एंड इसके बाद एक लीगल प्रोसीडिंग हुई है। लीगल प्रोसीडिंग में एएनआई ने मोहक मंगल के ऊपर एक डेफेमेशन का लॉसूट फाइल कर दिया। डेफेमेशन का मतलब है कि उन्होंने हमें बेइज्जत करने की कोशिश की है, और उन्होंने ये कहा कि इस वीडियो का जो कंटेंट था उसमें हम बहुत ही गलत तरह की लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, हमारे ट्रेडमार्क और कॉपीराइटेड मटेरियल का भी गलत यूज़ किया गया है। अब ट्रेडमार्क क्या है, कॉपीराइट क्या है, ये जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हाई कोर्ट जो है, दिल्ली हाई कोर्ट, उसने ये कहा कि मोहक को ये वीडियो टेक डाउन करना पड़ेगा, और वो चाहे तो एक एडिटेड वीडियो को दोबारा से अपलोड कर सकते हैं, परंतु उन्होंने कुछ कुछ हिस्से, कुछ लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स पर ऑब्जेक्शन किया। कोर्ट ने भी उस ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट किया। जो एएनआई के लॉयर्स थे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था, लाइक एक्सटॉर्शन करके जो वर्ड है, और कहीं पर शायद किडनैपिंग करके कोई वर्ड भी यूज़ किया गया है। तो इन सारे वर्ड्स को हटाने के लिए मोहक को कहा गया, और मोहक ने रिक्वेस्ट से कंप्लाई करते हुए वीडियो को प्राइवेट कर दिया है। तो ये तो अभी तक इस पूरे मैटर में क्या हुआ है, ये उसकी कहानी थी। और हम आगे जाएं और इस पूरे सिस्टम को समझें कि ये सब जो इतने टर्म्स हैं, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ये सब क्या है। यूट्यूब का जो सिस्टम है, कॉपीराइट स्ट्राइक का सिस्टम, क्या वो एक सही सिस्टम है, कॉपीराइट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर मैं एंड में अपनी थोड़ी सी ओपिनियन दूंगा। और देन हम बात कर सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें ना हो, उसके लिए क्या चीज़ें करने की आवश्यकता है, क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, हमारे सिस्टम में क्या चेंजेस आने चाहिए। तो पहला जो पहला टर्म है वो है कॉपीराइट।
कॉपीराइट का मतलब होता है कि ये आपको एक लीगल राइट देता है। तो ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ये एक लीगल राइट है जो आपके ओरिजिनल क्रिएटिव काम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कि बुक्स हो गए, म्यूज़िक हो गया, फिल्म हो गई, कोई आर्ट वर्क हो गया, कोई आपने फोटोग्राफी की, सॉफ्टवेयर लिखा, वीडियोस हैं, तो ये सब कॉपीराइट के अंडर आते हैं। तो कॉपीराइट आपको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि जो क्रिएटर है वो क्रिएटर ही इस मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, डिस्प्ले कर सकता है, कहीं पर परफॉर्म कर सकता है, और चाहे तो इस पर दोबारा से काम करके कुछ और नया बना सकता है। अगर किसी और को इस तरह का काम करना है तो उसको एक परमिशन लेनी पड़ेगी या फिर लाइसेंस लेना पड़ेगा क्रिएटर से। ट्रेडमार्क एक सिंबल है या लोगो है या किसी तरह का वर्ड है जिससे किसी कंपनी को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सी कंपनी है। जैसे आपने नाइकी का वो राइट वाला सिंबल देखा होगा, गूगल का जी देखा होगा, तो ये सब ट्रेडमार्क के अंदर प्रोटेक्टेड है। अगर कोई कंपनी इससे मिलता जुलता ट्रेडमार्क भी बनाती है तो भी उसको स्यू किया जा सकता है, और फिर लॉयर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, या तो किसी तरह का निगोशिएशन हो सकता है। तो मिलता जुलता भी आप कुछ नहीं बना सकते। देन एक और वर्ड है जो आपने सुना होगा, वो है पैटेंट, जो कि एक लीगल राइट देता है कि अगर आपने कोई इन्वेंशन किया है, कोई आविष्कार किया है जो कि नया है और जो बहुत ऑब्वियस नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर कोई उसको बना सकता है, तो आपको उस पर एक पैटेंट मिल सकता है। और आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा अगर आप शार्क टैंक देखते हो। मोटा मोटा ये है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ट्रेड सीक्रेट्स, ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। अल्टीमेटली ये सारे टूल्स आपको एक ऑप्शन देते हैं कि आपका ओरिजिनल क्रिएशन कोई और यूज़ ना कर सके बिना आपके परमिशन के। अब इस केस में क्या हुआ है, तो जो यूट्यूब का सिस्टम है वो एक अलग सिस्टम है कॉपीराइट पता करने का। लेकिन मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे के समझाता हूँ कि कैसे ये कॉपीराइट का सिस्टम यूज़फुल भी हो सकता है और आपको पता भी ना पड़े, हो सकता है आप उसको कब वॉयलेट कर दो, कब आप उस सिस्टम को ब्रेक कर दो, आपको वो शायद पता भी ना पड़ पाए। जैसे एक एग्जांपल था कि एक ओली करके एक यूट्यूब पर माइनक्राफ्ट करके गेम है, उसका प्लेयर था और उसका ट्विटर चैनल मम्बो जम्बो करके है और वो काफ़ी फेमस है। और अचानक से उसके 1800 कुछ वीडियोस थे जिस पर एक दिन वार्नर चैपल करके एक म्यूज़िक कंपनी है, उसने केस कर दिए कि उसका जो शायद इंट्रो या आउट्रो म्यूज़िक है वो उस कंपनी के किसी सॉन्ग से चुराया गया है। ओली ने इसके अगेंस्ट काफ़ी हल्ला किया, ट्विटर पे उसकी अच्छी खासी फॉलोइंग है, यूट्यूब पे उसकी अच्छी खासी फॉलोइंग है, उसको काफ़ी सपोर्ट मिला। और सबको हमेशा यही लगता है कि एक बड़ी कंपनी किसी छोटे क्रिएटर के पीछे लगी है, उसको परेशान करने की कोशिशें कर रही है। लेकिन उसका जो फॉलोअप था वो शायद सब लोगों ने नहीं फॉलो किया। उसका फॉलोअप ऐसा था कि ओली ने उस कंपोज़र से परमिशन ली थी, जिससे तो उसने एक म्यूज़िक ख़रीदा किसी कंपोज़र से और उसको अपने इंट्रो और आउट्रो में यूज़ किया। तो उसको तो यही लगा कि मेरे पास कॉपीराइट है, परंतु उस कंपोज़र ने वार्नर चैपल जो म्यूज़िक कंपनी है उसके किसी म्यूज़िक को यूज़ करके अपना ये म्यूज़िक बनाया था। अब ये बात ओली को पता नहीं थी, तो ओली ने एक तरह से जो भी परमिशन ली वो परमिशन पूरी तरह से बिना बात की थी, यूज़लेस थी, उसका कोई उपयोग नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जो कॉपीराइट का लॉ है वो बड़ी कंपनीज के लिए है कि दो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जब आपस में बात कर रहे हैं तो वो कैसे एक दूसरे से डील कर सकते हैं, ये कॉपीराइट लॉज बताते हैं। कॉपीराइट लॉज जब लिखे गए थे, बनाए गए थे, तो किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक समय ऐसा आएगा लाइफ में, और लाइफ में क्या कह रहा हूँ, मतलब हमारे लाइफ स्पैन्स में या ह्यूमन सिविलाइजेशन में, कि जब एक सिंगल आदमी कुछ कह रहा होगा और सुनने वाले लाखों करोड़ों लोग होंगे और बीच में कोई बड़ी कंपनी, कोई बड़ी टीवी चैनल कंपनी या टीवी ब्रॉडकास्ट कंपनी की ज़रूरत नहीं होगी। तो प्रॉब्लम वहाँ से ओरिजिनेट होती है। अब
थोड़ा सा ये समझना भी ज़रूरी है कि कॉपीराइट कहाँ कहाँ लगता है, क्योंकि लोगों को शायद ये आइडिया ही नहीं होता कि कॉपीराइट क्या क्या कवर करता है। जैसे एक एग्जांपल है म्यूज़िक और आर्ट, तो हम सारे सिनेरियोस डिस्कस करेंगे कि कॉपीराइट कहाँ कहाँ पर लगता है। अगर आप खुद कंटेंट बनाते हो तो कहीं आप कॉपीराइट को वॉयलेट तो नहीं कर रहे, ये चीज़ आपको पता लग सकती है। तो अगर आप म्यूज़िक या आर्ट की बात करें, म्यूज़िक है, म्यूज़िक में जो कुछ भी लिखा जा सकता है वो कॉपीराइट के अंडर कवर होता है। तो नोट्स, जो म्यूज़िकल नोट्स हैं उन्हें लिखा जा सकता है, वो कवर होते हैं। लिरिक्स, जो भी गाने के बोल हैं, वो कवर होते हैं। इसके साथ ही साथ जब जब कोई भी परफॉर्मेंस कोई भी आर्टिस्ट करता है, वो एक अलग से कॉपीराइट के अंडर प्रोटेक्टेड है। तो सोनू निगम ने कोई गाना फिल्म में गाया, वो गाना तो प्रोटेक्टेड है ही, लेकिन अगर सोनू निगम ने उसको कहीं और लाइव परफॉर्म किया तो वो भी प्रोटेक्टेड है। सोनू निगम डबलिन में आए थे, मैंने उसके वीडियोस बनाए, कई वीडियोस को मैंने अपलोड कर दिया था यूट्यूब पे। मुझे कॉपीराइट आया था, वो स्ट्राइक नहीं था पर कॉपीराइट आया था, क्योंकि स्ट्राइक का मतलब तब आता है जब चैनल सच में बड़ा हो, तब आप किसी को हरास कर सकते हो। जब चैनल कुछ भी नहीं हो तो आपने कुछ अपलोड किया हो तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको हर्ट करने के नाम पे ये हो सकता है कि आपका चैनल चला जाएगा, पर अगर आपका चैनल कुछ बहुत बड़ा नहीं था तो वो इतना बड़ा लॉस नहीं है। लेकिन जैसे मोहक का केस है, जहाँ उसके 40 लाख फॉलोअर्स हैं, तो उसके लिए सच में एक ये बड़ा केस है। आप म्यूज़िक का उपयोग कर सकते हो सिर्फ एक केस में, जब आप उसका क्रिटिसिज्म या रिव्यू कर रहे हो, तभी वो फेयर यूज़ के अंडर आता है। तो एक ये फेयर यूज़ करके टर्मिनोलॉजी है जो बहुत चलती है। हर किसी को लगता है कि मैं कुछ भी उठा के कहीं से भी यूज़ कर लूँगा और उसको फेयर यूज़ के नाम पे जस्टिफाई कर दूँगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप कोई कंटेंट उठा के उस पर एआई फ़िल्टर लगा दो तो आप ये नहीं बोल सकते कि आपने उसको चेंज कर दिया है। तो फेयर यूज़ का कंसेप्ट ये है कि आपने कोई भी कॉपीराइटेड मटेरियल लिया, आपको पहले तो उस पर क्रिटिसिज्म या रिव्यू करना पड़ेगा, और वो बहुत ही एक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 10 मिनट का वीडियो है, 5 मिनट उसे देखते हो और उसके बाद 1 मिनट आप कुछ बात कर लेते हो और फिर 5 मिनट फिर लगातार देखते हो। नहीं, आपको एक्टिवली कंटिन्यूसली उसके ऊपर कमेंट्री करती रहनी पड़ेगी, तब तो वो फेयर यूज़ का पार्ट बनेगा। और आपको उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन भी लाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट है वो क्रिटिसिज्म, एक्टिव क्रिटिसिज्म या रिव्यू से आता है। अगर आप खुद भी कोई सॉन्ग गा रहे हैं, कि आपने खुद कोई सोनू निगम का गाया हुआ सॉन्ग गा के आपने यूट्यूब पे डाल दिया, इवन कंपनीज लीगली चाहें तो आपको स्यू कर सकती हैं। कंपनी चाहें तो आपको अदालत में लेकर जा सकती हैं। वो क्यों नहीं करती? इट्स एज सिंपल एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात है। तो इवन खुद गाकर भी हम वीडियोस को अपलोड करें तो कंपनीज हमारे पीछे लग सकती हैं, एटलीस्ट लॉ उन्हें ये अलाउ करता है। पैरेडी जो है गाने की, वो पैरेडी भी सिर्फ तब अलाउड है जब उसमें ओरिजिनल गाने का क्रिटिसिज्म हो रहा हो। अगर आपने पैरेडी जैसा कुछ बनाया और म्यूज़िक किसी का उठा के अपने लिरिक्स डाल दिए हैं और वो किसी थर्ड पर्सन, थर्ड सर्कमस्टेंसेस के बारे में बात कर रहा है, तो आप उसे भी यूज़ नहीं कर सकते। अब अगर इतना कुछ अलाउड है क्रिएटर्स को, तो फिर ये क्यों नहीं होता? ऐसा क्यों नहीं होता कि रोज़ की लाइफ में हम देखें कि किसी को उठा के जेल में डाल दिया या किसी के ऊपर केस लगा दिया? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि कॉपीराइट लॉ सूट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो कंपनीज भी तभी उन मामलों में पड़ना चाहती हैं जब उन्हें भी किसी रिटर्न की उम्मीद हो। अगर वो हर छोटे बच्चे को कॉपीराइट लॉ के पीछे लग लग कर उस पर केस डालते रहेंगे तो कंपनीज भी अपना काम नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए स्मॉल क्रिएटर्स को ज़्यादातर इन कॉपीराइट लॉज से प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन इसी चीज़ को आप उल्टे नज़रिए से सोचिए। अगर मान लीजिए मैंने कोई छोटा सा पीस बनाया म्यूज़िक का और उसको टी सीरीज़ जैसी बड़ी कंपनी ने उठा दिया और उन्होंने उससे लाखों करोड़ों बना लिए और मुझे कुछ भी नहीं मिला, और मैंने उस चीज़ के लिए शोर किया, तो बहुत से लोग मेरे लिए, मेरे समर्थन में आ जाएंगे। बहुत से लोग मेरे लिए केस लड़ने को भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मान लीजिए इस केस में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी होगा तो मुझे अच्छी खासी अमाउंट मिलेगी,
और उससे मैं मेरे अपने लॉयर को भी पे कर पाऊँगा। तो इस सिनेरियो में एक इशू ये भी आ जाता है कि कई बार प्रॉब्लम ये नहीं है कि किसके साथ गलत हो रहा है या क्या हो रहा है, मतलब हम ये भूल जाते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, हम ये देखने लगते हैं कि कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं। अगर दो बड़ी पार्टीज इन्वॉल्व हैं तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई छोटी पार्टी है उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ऐसा लोगों को लग रहा है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो कहने का सिंपली मतलब यह है कि म्यूज़िक मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड चीज़ है कॉपीराइट में। और अगर कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस वीडियो आपके ऊपर, आपके पीछे लगता है, तो उनके पास काफ़ी राइट्स हैं, उनके पास वो लीगल राइट्स हैं कि वो आपके पीछे लग सकते हैं। और इन सिस्टम्स के लिए इवन वो चाहें तो खुद आपके पीछे लग सकते हैं या किसी थर्ड पार्टी सर्विस को भी आपके पीछे लगा सकते हैं। जैसे बैंक लोन वसूली के लिए कई बार बैंक आपके साथ डायरेक्टली डील नहीं करता, वो आपके पीछे कुछ ऐसे लोगों को लगा देता है जिससे वो उन लोन्स को आपसे वसूल कर सके। तो ऐसे ही कुछ सर्विसेज भी हैं, थर्ड पार्टी सर्विसेज हैं। जैसे एक कंपनी है जिसका नाम है पिक्सी, जो खुद को बोलती है कि हम एक इमेज थेफ्ट प्रोटेक्शन सिस्टम है। हम, अगर आपने कोई फोटोग्राफ खींची और उसको किसी और क्रिएटर ने यूज़ कर लिया विदाउट गिविंग यू क्रेडिट, तो ये जो सिस्टम है ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये ऐसी इमेजेस को फाइंड करता है कि कहाँ पर कोई इमेज यूज़ हुई है, क्या उस क्रिएटर को प्रॉपर उससे परमिशन ली गई या लाइसेंस लिया गया, नहीं लिया गया। तो देन ये लोगों को धमकाती है ये कंपनी, और लोगों से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए कहती है, उनसे पैसे चार्ज करती है। और एटलीस्ट यूएस में इसको इलीगल भी नहीं कहा गया है। तो कई लोग हैं, अगर वो ना समझी में भी किसी ऐसे मटेरियल को यूज़ कर ले रहे हैं, तो ये कंपनी कई बार उनके पीछे लगकर लोगों से इसने पैसे भी वसूल किए हैं। और कई क्रिएटर्स का सिंपली ये कहना है कि अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में फंस जाते हो, और अगर आप एक ठीक ठाक साइज़ के क्रिएटर हो जिसके पास एक ठीक ठाक फॉलोइंग है, तो बेटर है टू पे अप, कि जो भी आपसे अमाउंट डिमांड की गई है वो आप पे करो। ओरिजिनल क्रिएटर से या तो बात करके उस चीज़ को रिजॉल्व करो, लाइसेंस लो। और इसका रीज़न बहुत सिंपली ये है कि फ़ोटोग्राफी बहुत ही एक तो मुश्किल पेशा है और बहुत एक्सपेंसिव भी है। लोग बहुत सारे एक्सपेंसिव इक्विपमेंट खरीद के ये सारे काम करते हैं। और सिंपली एक डिस्क्लेमर लिख देना कि ये वीडियो मेरा नहीं है, या इस पे मेरे राइट्स नहीं हैं, या इस पिक्चर पे मेरे राइट नहीं है, ये अपने आप में काफ़ी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मीम्स, जो हम मीम्स बना देते हैं, कोई भी इमेज उठा के उस पर कुछ भी टेक्स्ट चिपका के आजकल मीम्स बनाए जाते हैं, वो मीम्स तक कॉपीराइट लॉ सूट्स के अंडर आ सकते हैं। अगर आपने किसी की फ़ोटो उठा ली और उसको यूज़ कर लिया, तो कॉपीराइट लॉ सूट के अंडर वो आ सकता है। जैसे एक बहुत ही फेमस इमेज है, एक डिस्ट्रैक्टेड बॉयफ्रेंड पिक्चर, अगर आप उसको सर्च करेंगे तो वो मिल जाएगी। और उसका क्रिएटर का कहना है कि उसे पता है कि उसकी वो पिक्चर बहुत वाइडली यूज़ होती है, बट वो, उसको फ़र्क नहीं पड़ता अगर लोग उसे यूज़ कर रहे हैं। तो उसका कहना है कि जब तक लोग उसका किसी ठीक ठाक काम में इस्तेमाल कर रहे हैं, इट्स ओके। बट द सेम थिंग, अगर मान लीजिए उसका इस्तेमाल किसी ऐसी चीज़ में हो जिसके लिए वो खुद अप्रूव ना करता हो, कि किसी ने उस मीम को मान लो कोई वॉर जस्टिफाई करने के लिए बना दिया, या कोई सोशल ख़राब प्रैक्टिस जस्टिफाई करने के लिए बना दिया, तो हो सकता है वो भी उनको एक लॉ सूट के अंदर ले आए। तो ज़्यादातर टाइम क्यों आपको कॉपीराइट नहीं लग रहा है, या तो क्रिएटर को लग रहा है कि आपसे कुछ वसूल नहीं हो सकता, या फिर क्रिएटर को फ़र्क नहीं पड़ता। इवन जो हम जिफ्स बनाते हैं, जो भी छोटी छोटी सी इमेजेस हैं जो थोड़ी देर तक हिलती हैं, हम व्हाट्सएप में उन्हें यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में उन्हें यूज़ करते हैं। एक्चुअली में ये कंपनीज, एक बड़ी कंपनी है गिफी नाम की कंपनी, उससे इन जिफ्स को ख़रीदती हैं और
तभी हम उसको यूज़ कर पाते हैं अपने व्हाट्सएप में या टीम्स में। तो कहने का ये मतलब है कि जो कॉपीराइट का लॉ है वो जब बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं तो ये एक बहुत ही सीरियस लॉ है। मुझे लगता है एक समस्या हमारे भारतीय समाज के साथ यह है कि हमें बचपन से ये नहीं बताया जाता कि चीटिंग अपने आप में कितना बड़ा एक तरह का ऑफेंस है। जब एक छोटा बच्चा स्कूल में किसी दूसरे से कुछ चीटिंग करता है या हम जैसे होमवर्क्स हमारे चीटिंग करके सबमिट करते हैं, वो कितना ग्रेव और कितना बड़ा ऑफेंस है ये तभी हमें समझ में आता है जब हम किसी ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे मैं जब मास्टर्स करने गया तब मुझे पता पड़ा कि साथ में बैठकर होमवर्क करना इसलिए इतना डेंजरस हो सकता है क्योंकि कई बार हमारे आंसर्स एक जैसे हो सकते हैं, और अगर टीचर्स को ये चीज़ें पता पड़ती थी तो हमारे पहले ऑफेंस में हमारे असाइनमेंट पे 0 और दूसरे ऑफेंस में सीधा उस सब्जेक्ट में फेलियर। तो चीटिंग अपने आप में एक बड़ा ऑफेंस है, और मैं ये नहीं कह रहा कि मोहक ने चीटिंग की है। मैं मोहक ने क्या किया है उसके मैटर पे क्या चल रहा है उस पर एंड में ज़रूर आऊँगा, लेकिन यहाँ पर पहले मैं ये इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ कि कॉपीराइट और ये सब जो जुड़े मुद्दे हैं ये सब क्या है। अगर हम खुद कॉपीराइटेड मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, हम खुद कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो किन चीज़ों से हमें बच के रहना चाहिए। जो लोग वीडियो गेम्स की स्ट्रीमिंग करते हैं वो भी कॉपीराइट फ्री नहीं है। अगर वो वीडियो गेम दिखा रहे हैं उनको एक्टिवली गेम के बारे में बात करके रिव्यू करना पड़ेगा या क्रिटिसिज्म करना पड़ेगा, क्योंकि इससे वीडियो गेम वालों की जो सेलेबिलिटी है कि वो कितने वीडियो गेम्स बेच सकते हैं वो कम हो सकती है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई गेम दिखा दिया आपको शुरू से लेकर आखिरी तक, अब आपको पूरा पता है कि इस गेम में आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, तो हो सकता है आप उसको खरीदने का सोचो ही ना। तो इसलिए वो भी कॉपीराइट लॉ के अंडर पूरी तरह से प्रोटेक्टेड नहीं है। अब सीधी बात यह है, ज़्यादातर गेमर बच्चे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, उनके पीछे अगर बड़ी कंपनीज पड़ती हैं तो उनके मीडिया इंप्रेशन के लिए अच्छा नहीं होता है, और इसलिए वो इस सारे मैटर पे ज़्यादा पीछे नहीं लगती हैं। बट लीगली वो लोग चाहें तो पीछे लग सकते हैं। अगर आप वीडियोस उठाकर यूज़ कर रहे हैं तो एक कंपनी है जूकिन मीडिया करके, वो सेम वही पिक्सी वाला काम करती है। वो आपके वीडियोस में देख सकती है, ढूंढ सकती है कि कहाँ पर आपने कोई कॉपीराइटेड मटेरियल यूज़ किया है, एंड देन वो आपके पीछे पैसे वसूल करने के लिए पीछे लग सकती है। सीधी सी बात, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, जब तक आप 100% श्योर नहीं हो कि आपके कंटेंट पर कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा, देन इट इज़ बेस्ट कि आप उस तरह का कंटेंट, कोई भी कंटेंट यूज़ ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, इवन मेरा जो आज का थंबनेल है उस पर एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। मैंने मोहक की पिक्चर यूज़ की है, कुशल की पिक्चर यूज़ की है, स्मिता प्रकाश की पिक्चर यूज़ की है, ANI का ट्रेडमार्क यूज़ किया है। किसी को प्रॉब्लम करनी होगी वो आराम से कर सकते हैं। पर यही है, इट्स ऑल अबाउट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अगर वो लोग चाहें तो पीछे लग सकते हैं, ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। लास्टली, जो फेयर यूज़ की बात है, फेयर यूज़ के बारे में सिंपली इतना कहूँगा कि उसमें बहुत सारा ग्रे एरिया है, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक मकान बन रहा है। अब आप उसमें कब बोलेंगे कि कौन सी ईंट लगा देने पर वो मकान जैसा दिखने लग गया, कहाँ तक वो अंडर कंस्ट्रक्शन दिख रहा था और कहाँ पर जाकर वो दिखने लग गया कि हाँ अब ये मकान बन रहा है, ये कुछ और नहीं बन रहा। तो ये वैसा वाला एरिया है, यू नेवर नो कि कहाँ पर आप बोलो कि यहाँ पर मैंने जितने चेंजेस किए हैं वो इनफ चेंजेस हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस हैं, मैंने क्रिटिसिज्म किया है, मैंने रिव्यू किया है, मैंने सिंपली उस वीडियो को या किसी भी चीज़ को उठा के चिपका नहीं दिया है। एक और चीज़, लोगों को लगता है 8 सेकंड का ही तो वीडियो है, 2 सेकंड का ही तो। अब जब ये मुद्दा इतना बड़ा है तो यूट्यूब इससे कैसे डील करता है, क्योंकि यूट्यूब क्या करता है एक्चुअली में जिससे उसे ये पता पड़े कि कुछ कॉपीराइटेड मटेरियल यूज़ हुआ है, तो यूट्यूब एक सिस्टम यूज़ करता है जो कहलाता है कंटेंट आईडी का सिस्टम। तो यूट्यूब ने 2006 में बहुत बड़ी म्यूज़िक कंपनीज़ के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, क्योंकि म्यूज़िक कंपनीज़ का कहना था कि भाई तुम्हारा जो प्लेटफॉर्म है इस पे तो लोग भर भर के वीडियोस डालेंगे, हमारे कॉपीराइटेड मटेरियल को डाल सकते हैं,
तुम कैसे इंश्योर करोगे कि हमारे जो कॉपीराइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें इस प्लेटफॉर्म से? तो यूट्यूब ने उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और यूट्यूब ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसको कहते हैं कंटेंट आईडी। तो ये क्या करता है, जब भी हम कुछ भी नया, जैसे ये वीडियो जा रहा है अभी यूट्यूब पर, तो यूट्यूब इस वीडियो को स्कैन करेगा ये चेक करने के लिए कि इसमें कोई कॉपीराइटेड मटेरियल तो यूज़ नहीं हुआ है। और ये एक तरह का ऑटोमेटेड स्कैन है और अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है। अगर जिसको कंप्यूटर साइंस समझ में आती है उसको ये समझना चाहिए कि अपने आप में एक ये इंजीनियरिंग मार्वल है, क्योंकि इतना इतना डेटा रोज़ यूट्यूब पर अपलोड होता है, उसको किस तरह से स्कैन करके ये सिस्टम काम करता है, ये शायद अपने आप में एक बहुत अच्छा सिस्टम डिज़ाइन का क्वेश्चन हो सकता है। सो अब जो सारा पंगा था कॉपीराइट का वो सिर्फ दो कॉन्ट्रैक्ट के बीच में सिमट के रह गया है। एक कॉन्ट्रैक्ट जो यूट्यूब ने बड़ी कंपनीज के साथ किया और एक कॉन्ट्रैक्ट जो हम यूट्यूब के साथ करते हैं जब हम उसके टर्म्स और कंडीशंस को एग्री करते हैं। तो वहाँ कहीं ना कहीं छोटे छोटे शब्दों में ये लिखा रहता है कि अगर मैं कॉपीराइटेड मटेरियल यूज़ करूँगा तो यूट्यूब मेरे से जैसे चाहे जिस तरह से चाहे निपट सकता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि मेरा तो अब रिलेशनशिप सिर्फ यूट्यूब के साथ है तो मैं अभी कुछ भी डाल दूंगा और कोई और कंपनी मुझे छू नहीं सकती। नहीं, इसके बाद भी आपको स्यू कर सकती है वो कंपनी अगर उन्हें लगता है कि उनका मटेरियल यूज़ किया गया है, वो आपके पीछे लग सकती है। तो क्या कुछ ऐसे किस्से हो सकते हैं कि जैसे से आप कहीं से जा रहे थे और उस समय कोई म्यूज़िक बज रहा था और वो म्यूज़िक वीडियो में कैच हो गया, तो क्या उसको कंटेंट आईडी सिस्टम ऑटोमेटिकली फ्लैग कर सकता है? हाँ, शायद कर सकता है। लेकिन एक और इशू है जो यूट्यूब से थोड़ा सा अलग है इस पर्टिकुलर केस में, वो ये है कि खुद कुछ प्राइवेट कंपनीज भी, उनके खुद के भी कुछ ऐसे ऑटोमेटिक बॉट्स हैं जो कंटेंट आईडी के लिए स्कैनिंग करते हैं यूट्यूब पर। कि जैसे टी सीरीज़ बहुत बदनाम है कि वो लोगों के ऊपर बहुत कॉपीराइट स्ट्राइक्स देती है, तो शायद उनके पास अपने खुद के ऑटोमेटिक ऐसे बॉट्स हैं जो ये काम करते हैं। और अब इस सिचुएशन में एक प्रॉब्लम ये आती है कि जब कोई लोग इस तरह से जब कुछ कंपनीज को इस तरह के राइट्स मिलते हैं कि वो आपके मटेरियल के ऊपर चाहे तो कॉपीराइट स्ट्राइक्स दे सकते हैं, वो खुद आपके मटेरियल को स्कैन कर सकते हैं, तब धीरे धीरे कुछ लूप होल्स आने लगते हैं। क्योंकि अगर एक कॉरपोरेट को, एक कंपनी को आप कोई भी लूप होल दे दोगे तो वो पूरा पूरा उसका यूज़ करते हैं और ऐसे सिनेरियोज में वो क्रिएटर्स को हरास करना स्टार्ट करते हैं। अब जो ये एएनआई ने किया है, मैं नहीं जानता कि एएनआई के खुद के कोई एम्प्लॉयज़ हैं जो कंटेंट आईडी वगैरह स्कैन करते हैं या उनका कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसने ये फ्लैग किया है, या उन्हें सिंपली यूट्यूब से ये पता पड़ा कि आपका ये मटेरियल यहाँ पर यूज़ हुआ है और वो उसका यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली कंटेंट आईडी का जो मेथड है वो फुल प्रूफ नहीं है और मुझे नहीं लगता ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसको फुल प्रूफ बनाया नहीं जा सकता, इसके लिए कोई फुल प्रूफ सॉल्यूशन नहीं हो सकता। और कंटेंट आईडी एक तरह से काम भी करता है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि हम शादियों में डांस करते हैं और उस वीडियोस को लोग यूट्यूब पर अपडेट करते हैं, यूट्यूब पर डाल देते हैं और वहाँ पर किसी तरह का कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता है। तो कुछ तरीक़ों से कंटेंट आईडी का सिस्टम बहुत अच्छे वे में काम भी करता है, पर कुछ उसमें ऐसे गैप्स भी हैं और शायद वो गैप्स को फिल करना अपने आप में इतनी बड़ी चैलेंजिंग प्रॉब्लम है कि उसको शायद ही कोई सॉल्व कर पाएगा। हैविंग सेड दैट, यूट्यूब के साथ एक दिक्कत यह है कि यूट्यूब की जो ऐसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म या वीडियो प्लेटफॉर्म वाली कंपनीज हैं उसमें यूट्यूब की एक मोनोपोली है, कोई भी यूट्यूब के आसपास भी नहीं है, क्योंकि अपने आप में बहुत ही महंगा सिस्टम है क्रिएट करना एक ऐसा सिस्टम जो लोगों को फ्री में वीडियोस प्रोवाइड करे। तो क्योंकि यूट्यूब के पास एक ऐसी मोनोपोली है तो कोई और कंपनी
कोई ऐसे नए सिस्टम्स लेकर भी नहीं आ सकती कि कोई कंपनी ऐसे सिस्टम्स लेकर आ जाए जो कहे कि हमारे पास कोई ऐसे सिस्टम्स हैं जो कंटेंट आईडी वगैरह ढंग से रिकॉग्नाइज करते हैं, आपके ऊपर कभी कोई फॉल्स कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। पर साथ ही साथ कॉरपोरेट्स और बिग कंपनीज़ को, बड़ी कंपनीज़ को ये एश्योर करे कि भाई तुम्हारे राइट्स भी सेफ रहेंगे। क्योंकि ऐसा कोई भी सिस्टम अभी इन प्लेस नहीं है, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो यूट्यूब को, गूगल को अल्टीमेटली इस चीज़ में चैलेंज कर पाए। तो हमारे पास अभी तो ऑप्शन यही है कि जो कुछ गूगल या यूट्यूब हमको दे रहा है उसी में खुश रहें। तो अभी तक तो मैंने मोरलेस ज़्यादातर कुछ ऐसी चीज़ों पर बात की थी जो बहुत ज़्यादा फैक्ट्स से बैक्ड हैं। अब मैं थोड़ा सा मेरे ओपिनियंस देना चाहता हूँ इस मैटर के ऊपर कि क्या किया जा सकता है। ये जो सिनेरियो अभी हुआ है मोहक का और ANI के बीच में, इन चीज़ों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और इसी में आपको ये भी पता पड़ेगा कि कॉपीराइट और ट्रेडमार्क और पेटेंट ये कितने साल तक वैलिड रहते हैं और इनकी वैलिडिटी क्या सही है क्या गलत है, इस पर भी हम बात कर सकते हैं। तो पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो है एक अपडेटेड कॉपीराइट लॉ। जो इंटरनेशनल लॉज लिखे गए थे कॉपीराइट के, US में कॉपीराइट के अपने लॉज हैं, इंडिया में अपने लॉज हैं, वो कंपनीज और कंपनी के बीच में लिखे गए थे। हमेशा ये सोचा गया था कि दो बड़ी कंपनियां हैं, उन्हें आपस में डील करना होगा, उनके पास वकील होंगे, वो लोग आपस में बात करके डील कर लेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत छोटे छोटे इंडिविजुअल क्रिएटर्स की भी बहुत बड़ी रीच है। तो क्या ऐसा किया जाए कि छोटे क्रिएटर्स को हर्ट भी ना हो, बड़ी कंपनीज को बहुत बड़ा कोई लूप होल भी ना मिले, लेकिन साथ में ये दोनों तरफ चलाना पड़ेगा। अगर फेयर यूज़ के कंसेप्ट को बहुत लूज़ कर दिया गया कि हाँ भाई कुछ भी उठा लो, कैसे भी यूज़ कर लो, तो फिर ये भी हो सकता है कि छोटा क्रिएटर कुछ बनाएगा और बड़ी कंपनीज उसको यूज़ करने लगेंगी और उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेस हैं, उनके पास ज़्यादा तरीके हैं इन चीज़ों को से डील करने के लिए। तो पहली ज़रूरत है कि कॉपीराइट लॉज अपडेट हो। अब इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी लॉ अपडेट होना हंसी खेल नहीं है। तो ज़रूरत यह है कि छोटे छोटे स्मॉल चेंजेस हर कंट्री में, हर देश में कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए। जैसे एक एग्जांपल ये है जो मैंने पढ़ा था कि 1990 में, 1990 में एक जज हैं पियर लेवेल करके, उन्होंने एक पेपर लिखा था टुवर्ड अ फेयर यूज़ स्टैंडर्ड। ये एक पेपर उन्होंने लिखा था और उसमें उन्होंने डेफिनेशन दी ट्रांसफॉर्मेटिव यूज़ की और उसका इम्पोर्टेंस बताया कि अगर एक कॉपीराइटेड मटेरियल को आपको यूज़ करना है, आप क्या चीज़ें ऐसी करें कि उसको आप फिर यूज़ कर सकें। तो अगर आप उसको देखें, उस पेपर को पढ़ें, तो आपको यह समझ में आएगा कि ट्रांसफॉर्मेटिव यूज़ क्या है और कैसे एक कॉपीराइटेड मटेरियल को तरीके से यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह के स्मॉल चेंजेस, छोटे छोटे चेंजेस इंडिया के किसी हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से आए तो कुछ छोटे मोटे चेंजेस बन सकते हैं कॉपीराइट के लॉ के अराउंड। एक और चीज़ जो की जा सकती है, जिसकी इंडिया में मुझे लगता है सख्त ज़रूरत है, और ना सिर्फ कॉपीराइट के लिए बल्कि दूसरे इश्यूज़ के लिए भी, कि हमारे पास कुछ भी स्मॉल क्लेम्स कोर्ट्स जैसी सर्विसेज नहीं है जितना मुझे पता है, और एटलीस्ट कॉपीराइट लॉस के लिए तो नहीं है। तो स्मॉल क्लेम्स कोर्ट जो कॉपीराइट इश्यूज़ के लिए हैं, ऐसा ब्रिटेन में एक कोर्ट है, US में एक कोर्ट है। तो ये कोर्ट सिर्फ स्पेसिफिकली कॉपीराइट, IP, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट, इन सब चीज़ों से डील करते हैं। अगर आप एक छोटे कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप खुद रिसर्च करके खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपको किसी लॉयर की ज़रूरत नहीं है, और प्रोसीजर्स भी नॉर्मल कोर्ट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा सिंपल होती हैं। हैविंग सेड दैट, ये प्रोसेस इजी नहीं है, ये स्ट्रेसफुल भी है और इसमें बहुत मेहनत भी लगती है, और अगर ज़रूरत पड़े तो आपको लॉयर भी लेना पड़ सकता है। लेकिन जो प्रोसेस है वो एक कोर्ट केस जैसी नहीं है, थोड़ी मीडिएशन जैसी प्रोसेस है, जिसमें आप बातचीत करके कोई नेगोशिएशन करके समस्या के हल पर निकाल सकते हो और
अगर सारे नेगोशिएशन फेल हो जाते हैं तो फिर एक जजमेंट आता है, और अगर उस जजमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है लूजिंग पार्टी, तो देन आप उसको कोर्ट में ले जा सकते हो, एंड देन आप ज़्यादा डिमांड कर सकते हो कि मेरा टाइम और एनर्जी का और पैसे का लॉस हुआ है इस पूरी प्रोसेस में। इंडिया में समस्या ये है कि हमारे पास इन चीज़ों के लिए कोई स्मॉल क्लेम्स कोर्ट नहीं है। अगर होता तो ये एएनआई और मोहक का इशू मोरलेस वहीं शायद सॉल्व हो जाता। और अगर आप नॉर्मल कोर्ट में गए तो जैसा इंडिया में कहते हैं कि प्रोसेस इज़ पनिशमेंट, कि प्रोसेस ही अपने आप में इतनी बड़ी और महंगी है कि आप उसी में परेशान हो जाओगे। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो उससे एक फ़ायदा तो ये होगा कि इस तरह के मुद्दे इजीली सॉल्व हो पाएंगे। सेकंड जो है वो ये हो पाएगा कि जो जुडिशरी है जिसके ऊपर इस तरह के केसेस से दबाव पड़ रहा है वो दबाव हटेगा। देन एक और चीज़ जो की जा सकती है वो ये है कि कॉपीराइट या पेटेंट, जो ये कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, इनकी जो लेंथ है इसके ऊपर विचार किया जा सकता है। जैसे पेटेंट के ऊपर 20 साल की एक लिमिट होती है, वो भी जिस डेट पर आपने फाइल किया है। अब मान लीजिए आपको पेटेंट मिलने में साल भर लग गया, वो मैटर नहीं करता। जिस डेट से आपने फाइल किया है उस डेट से 20 साल तक आपका पेटेंट वैलिड है। तब अगर किसी को काम करना है आपकी बनाए हुए टेक्नोलॉजी पर तो उन्हें आपसे या तो लाइसेंस करना पड़ेगा परमिशन लेकर, या फिर वो काम नहीं कर पाएंगे। अगर वो सेम चीज़ बना रहे हैं तो आप उन्हें स्यू कर सकते हो। और इसमें कोई रिन्यूअल अलाउड नहीं है। एक बार वो 20 साल की विंडो गई आपकी पैसा बनाने की, देन इसके बाद कोई रिन्यूअल नहीं है। ट्रेडमार्क 10 साल के लिए वैलिड होता है, पर इसको आप इंडेफिनेटली रिन्यू कर सकते हो, और हर बार आपको रिन्यूअल फीस देनी पड़ती है अगले 10 साल के लिए। तो टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, गूगल, फेसबुक, जो भी कंपनीज़ हैं, इनके जो भी ट्रेडमार्क लोगोस हैं, ये उन्हें हर बार रिन्यू करते होंगे 10 साल के अंदर अंदर। और ये मैं इंडिया के लिए बता रहा हूँ, ये अलग अलग देशों के लिए अलग अलग भी हो सकते हैं। इंडिया में एक कॉपीराइट एक्ट 1957 का आया था जिसने लिटरेचर, ड्रामा, म्यूज़िक और आर्ट को जो कॉपीराइट की लेंथ दी है वो है ऑथर की पूरी ज़िंदगी प्लस 60 साल। और तो अगर कोई व्यक्ति सन 2000 में मरा और उसने कोई गाना बनाया था तो 2060 तक उसके पास वो कॉपीराइट रहेगा। सिनेमा, फिल्म, साउंड रिकॉर्डिंग्स में 60 सालों तक, जो डे ऑफ पब्लिकेशन है उसके 60 साल तक। और गवर्नमेंट वर्क्स, पब्लिक अंडरटेकिंग्स या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के कामों पर 60 साल तक फ्रॉम द डे ऑफ पब्लिकेशन। अब दो तरह के आर्ग्यूमेंट आते हैं। एक आर्ग्यूमेंट है, और जो मैं एक्सट्रीम्स की बात कर रहा हूँ, एक आर्ग्यूमेंट है कि कॉपीराइट तो हमेशा होना चाहिए। आप ऐसे सोचिए, प्रॉपर्टी राइट हमेशा के लिए होते हैं। आप एक बार जो ज़मीन खरीद लेते हैं फिर वो आपकी रहती है, आपके डिसेंडेंट्स की रहती है, उनके डिसेंडेंट्स की रहती है। जब तक आप उसे नहीं बेच देते तब तक वो आपकी रहती है। तो कुछ लोगों का कहना है कि यही सेम चीज़ मेरी क्रिएशन पर भी होना चाहिए। अगर मैंने कुछ क्रिएट किया है तो वो हमेशा मेरे पास रहना चाहिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो आप भी इस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं कि क्या कॉपीराइट वैसा ही होना चाहिए जैसे राइट्स हमें फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए होते हैं, या उससे कुछ अलग होना चाहिए। और एक कॉन्ट्रारी व्यू यह है कि कोई कॉपीराइट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कॉपीराइट के कारण लोगों की जानें जाती हैं, क्रिएटिविटी कम होती है। और वो ऐसे एग्जांपल्स देते हैं जैसे वॉल्वो ने सीट बेल्ट बनाई और उन्होंने उसको पेटेंट नहीं किया, और क्योंकि उन्होंने उसे पेटेंट नहीं किया तो फॉर श्योर बहुत सारी दूसरी कंपनीज ने सीट बेल्ट्स बनाई और वो सीट बेल्ट्स लोगों ने इस्तेमाल की और उनकी जान बची होगी। या पोलियो वैक्सीन थी जिसे जॉन साल्क करके एक इन्वेंटर थे, उन्होंने बनाया था। उन्होंने भी उस वैक्सीन को और हो सकता है मैं नाम कंफ्यूज कर रहा हूँ, पेटेंट नहीं किया और बहुत सारी जानें बचाई गई। तो ये दो बहुत एक्सट्रीम आर्ग्यूमेंट्स हैं, इसको सोचा जा सकता है, इस पर डिबेट की जा सकती है। लास्ट में मेरे कुछ फाइनल ओपिनियंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके मैं क्विकली छोटे छोटे आंसर्स दे रहा हूँ।
इन क्वेश्चंस के बारे में आप भी सोच सकते हैं। क्वेश्चन है, क्या मोहक मंगल ने कोई कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट किया है? क्या एएनआई के किसी मटेरियल का मोहक मंगल ने यूज़ किया और उनसे कोई परमिशन नहीं ली? हाँ, ये बात उसने खुद कही है कि हाँ। पर जब अगर वो उस पर फेयर यूज़ प्रूव कर सकता है तो वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। अगर उसने वीडियो पर कोई क्रिटिसिज्म या कमेंट्री की है तो वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। अगर उसने वीडियो को साइटेशन जैसे यूज़ किया है तो भी शायद वो फेयर यूज़ के अंडर आ जाएगा। पर अगर उसने बस वीडियो को दिखा दिया और उस वीडियो का कोई पर्पस नहीं था उस ब्रॉडर वीडियो में, देन ये एक इन्फ्रिंजमेंट है। क्या ये उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर अटैक है? नहीं। फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर अटैक इसलिए नहीं है क्योंकि एएनआई अपने मटेरियल के यूज़ के ऊपर किसी भी तरह का लीगल रिकोर्स जो भी वो लेना चाहे वो लेने के लिए वो फ्री हैं। वो मोहक को बोलने से नहीं रोक रही हैं। तो ये उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर अटैक मेरी ओपिनियन में तो नहीं है। क्या एएनआई की ये जो अप्रोच है वो बहुत ही ख़राब है, गंदी है? शायद मॉरली, एथिकली हाँ, लीगली जहाँ तक नहीं। तो अगर किसी वकील से शायद आप बात करें तो वो ये कहेंगे कि लीगली वो शायद सही है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका कुछ और बेटर सॉल्यूशन हो सकता था। इस तरह से थ्रेटन करना और अल्टीमेटली ये एएनआई के खुद के बिजनेस को भी एक तरह से हर्ट करेगा। पर लोगों को ये भी समझना चाहिए कि एएनआई का बिजनेस मॉडल इंडिविजुअल क्रिएटर्स के साथ बात करना है ही नहीं। वो तो बड़े न्यूज़ चैनल्स के साथ काम करके पैसे कमा रहे। तो अगर वो कुछ मॉरली ख़राब भी करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा हर्ट शायद नहीं किया जा सकता। हाँ, उनके यूट्यूब प्रेजेंस को लोग हर्ट कर सकते हैं, जिस चीज़ की मोहक ने अपने चैनल के थ्रू डिमांड किया था, बट इससे ज़्यादा शायद उनको फाइनेंशियली हर्ट करना मुश्किल है। क्या यूट्यूब के पास कॉपीराइट स्ट्राइक्स के लिए लीनियंट लॉज होने चाहिए? शायद, बट अगर यूट्यूब कुछ ऐसा ट्राई करेगा तो बड़ी कंपनीज यूट्यूब के पीछे लगेंगी, और अगर वो सारी बड़ी कंपनीज मिल के यूट्यूब के पीछे लग गई तो ये भी हो सकता है वर्स्ट केस सिनेरियो में कि हमारे पास यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म ही ना रहे, तो हमारे पास कोई जगह ही ना रहे जहां हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ। कुशल मेहरा क्या इस पूरी प्रोसेस में कोलैटरल डैमेज थे? ऐसा वो क्लेम करते हैं। उनका क्लेम है कि मैं रात भर सो नहीं पाया, मुझे कॉल आते रहे, मोहक ने मुझे एक तरह से दलाल बना दिया एएनआई और उसके बीच में। मोहक को मुझसे बात करनी चाहिए थी और उसके बाद ये सब करना चाहिए था। मेरी ओपिनियन ये है, इवन दो कौशल वन ऑफ माय फेवरेट क्रिएटर्स, बट मुझे लगता है कि वो ओवर रिएक्ट किए इस पूरी प्रोसेस में। शायद मोहक को ढंग से क्लियर ही नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच की डेफिनेशन हमारे देश में कितने ही लोगों को क्लियर है। किसी दिन मैं उस पर भी शायद एक वीडियो बनाऊंगा। और उसने एक्चुअली कुशल मेहरा को अपने एक प्रीवियस वीडियो में, जब ये रणवीर अलाहाबादिया का किस्सा हुआ था, तो उसको क्रेडिट दिया था कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए हमेशा आगे आकर बात करते हैं। शायद यही सोचकर उसने कुशल का नाम ले दिया, पर कुशल से बात कर लेते तो शायद बेटर रहता। क्या कॉपीराइट का लॉ पूरी तरह से ख़त्म हो जाना चाहिए? ये एक सेपरेट डिस्कशन है, किसी दिन किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा। क्या कॉपीराइट की जो लेंथ है उसे छोटा करना चाहिए? हाँ, ये इस चीज़ पर मैं एग्री करता हूँ। पेटेंट की वैलिडिटी 20 साल की है, और पेटेंट सच में ऐसी कोई फिज़िकल चीज़ होती है जिसने हो सकता है लोगों की लाइफ चेंज कर दी हो। सच में कोई बहुत बड़ा इन्वेंशन हो सकता है। कॉपीराइट मुझे नहीं लगता कि अगर पेटेंट से आपको 20 साल मिले हैं पैसा बनाने के लिए, कॉपीराइट से भी बहुत ज़्यादा, इतना लंबा ड्यूरेशन तो नहीं होना चाहिए कि आपने एक कोई सॉन्ग बना दिया और अब वही आपका रिटायरमेंट प्लान है, और फिर उस आपके बाद आपके बच्चों का और प्रोबेबली आपके नाती पोतों का भी उसी से गुजर बसर चल रहा है। ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही ख़राब फाइनेंशियल प्लानिंग है अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं। पर यह भी है कि अगर कॉपीराइट के ड्यूरेशन को 20 साल करने जाएंगे तो बहुत सारी बड़ी कंपनीज ये होने नहीं देंगी। उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है। मेरे ख्याल से 50 साल एक अच्छा स्वीट स्पॉट है। जैसे शोले का म्यूज़िक है, मुझे लगता है अब शोले का म्यूज़िक या शोले के जो
राइटिंग है, गानों के लिरिक्स हैं। अब 1975 की मूवी है वो, तो कितने साल, 50 साल होने को आ रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कम से कम लोगों को अलाउड होना चाहिए कि वो उस पर बात कर सकें या उसको यूज़ करके कुछ नया बना सकें, और उनको लाइसेंसिंग की टेंशन ना हो या कॉपीराइट स्ट्राइक्स की प्रॉब्लम्स ना हो। तो मुझे लगता है एक स्वीट स्पॉट ये 50 साल का डिसाइड किया जा सकता है। हालांकि ये सब अकम्प्लिश करना बहुत मुश्किल है, पर अगर लोगों के बीच में इससे रिलेटेड बातें हों तो शायद हमारे लॉ मेकर्स को इन इस तरफ पुश किया जा सकता है। तो ये मेरे कुछ रिसर्च का पार्ट था जो मैंने इस टॉपिक पे किया, और कुछ मेरे ओपिनियंस थे। और मेरा यही प्लान है कि मैं हर हफ्ते किसी एक टॉपिक के बारे में बात करूं। कभी वो प्रोमिनेंट टॉपिक भी हो सकता है, कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। आई होप ये एफर्ट आपको अच्छा लगे। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बृहस्पति सूत्र के साथ जुड़े रहिए। एंड दिस इज़ इट। बृहस्पति सूत्र साइंस आउट। थैंक यू।